आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा पर्यावरण का 5वां क्लास है, 6वां क्लास है। पर्यावरण का 6वां क्लास है और 6वें क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हरितगृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, हम इससे संबंधित डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पर्यावरण से संबंधित आज का हमारा 6वां क्लास है और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरितगृह प्रभाव। हरितगृह प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं और इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा आज हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हरितगृह प्रभाव से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह पर्यावरण में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है अभी हाल ही में UPSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, तो उसको जो है उसमें जो पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, एक घंटी होगी, उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमारा जो है जो हमारे क्लास के प्रत्येक नोटिफिकेशन वीडियो क्लास का आप लोगों को समय समय से मिल जाए। और हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित लगभग 10-12 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इंडियन इकोनॉमी का है, इंडियन पॉलिटी का है और करंट का भी वीडियो है। तो आप लोग इसको देखिए। आप लोग जो UPSSC का जो पेट का एग्ज़ाम है तो वो जो है आप लोगों को अच्छा खासा क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आप सभी लोगों का। आज के इस पर्यावरण के क्लास में हम पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और आज का क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हरितगृह प्रभाव, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक, तो हरितगृह प्रभाव को जो है टर्म को कौन दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को कौन दिया था। तो जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरितगृह गैसों का संकल्पना की थी। यानी इन्हीं के द्वारा, जोसेफ फोरियर के द्वारा हरितगृह प्रभाव के बारे में बताया गया। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरितगृह के जन्मदाता कौन है, तो आप लोग आंसर देंगे कि जोसेफ फोरियर। ठीक, जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस के बारे में संकल्पना दी गई। ओके, अब हम जो है बताने जा रहे हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यानी जो हरितगृह प्रभाव होता है या क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे और यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे संबंधित हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, हरितगृह प्रभाव को जो है फिगर के माध्यम से आप लोग समझेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये जो है देखिए सूर्य है, सूर्य के द्वारा जो सौर विकिरण होता है, सौर विकिरण जो होता है उसमें जो है पैराबैंगनी विकिरण होता है, पैराबैंगनी विकिरण, सौर विकिरण में पैराबैंगनी विकिरण होता है और औरत विकिरण। तो सूर्य के द्वारा जो सौर विकिरण का उत्पादन किया जाता है, यानी सूर्य के द्वारा जो सौर विकिरण पृथ्वी पर आता है यानी वायुमंडल में आता है, वह सौर विकिरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैराबैंगनी विकिरण, एक होता है पैराबैंगनी विकिरण, दूसरा होता है औरत विकिरण। ठीक, तो पैराबैंगनी विकिरण यह वायुमंडल से जो है पृथ्वी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो है वायुमंडल में इसको जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, एक क्षोभ मंडल होता है, वहाँ पे जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर के माध्यम से इसको जो है ओजोन मंडल में इसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो है पैराबैंगनी विकिरण अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, ओजोन मंडल में इसको अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, तो ये जो है पैराबैंगनी विकिरण जो है ओजोन मंडल होता है, ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के द्वारा पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है
जबकि औरत विकिरण यह वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक, वायुमंडल में प्रवेश करके यह जो है पृथ्वी तक आता है और यह जो है वायुमंडल को गर्म करता है। ठीक, तो जो औरत विकिरण होते हैं यह जो है सीधे जो है सूर्य से निकल करके यह वायुमंडल में आते हैं और पृथ्वी को जो है यह गर्म करते हैं। लेकिन जब यह पुनः जो है वापस जाते हैं, यह परावर्तित, जो कि यहाँ लिखा है ना, परावर्तित सौर विकिरण। ठीक, तो कुछ जो है सौर विकिरण जो होते हैं कुछ परावर्तित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे औरत विकिरण हैं जो है वायुमंडल में जो है परावर्तित नहीं होते हैं। ठीक, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उस वायुमंडल से कुछ औरत विकिरण वह वापस जो है नहीं जाते हैं, मतलब पृथ्वी के आसपास से वह वायुमंडल में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, कुछ ऐसे गैसें पाई जाती हैं जिसके द्वारा औरत विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके वह पुनः वह जो गैसें होती हैं वह गैस जो पुनः औरत विकिरण को जो है छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि यह पूरा वायुमंडल जो होता है, पृथ्वी का वायुमंडल, यह हमेशा गर्म हो जाता है। ठीक, तो अब हमें देखना है कि ग्रीन जो है हरित गृह प्रभाव जो होता है, इसमें कुछ जो औरत विकिरण है सूर्य के द्वारा जो औरत विकिरण वायुमंडल में एंट्री करता है और यह पृथ्वी को जो है गर्म करता है, लेकिन यह वापस जो है सौर मंडल पे नहीं जा पाता है, या वापस जो है नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में कुछ ऐसे जो है ग्रीन हाउस गैसेज पाए जाते हैं जिसके द्वारा इस औरत विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके फिर उसको जो है पुनः इसी वायुमंडल में, पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल में उस गैसों को पुनः छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि वह जो है औरत विकिरण है वो वापस न जा करके पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसी को जो है वह गर्म करते हैं। तो इससे जो है हमारा पृथ्वी जो है हमेशा गर्म रहता है, और जब जो है हरित गृह प्रभाव से जो भी गैसें जो है इसमें पाई जाती हैं, इसके द्वारा जो भी पृथ्वी का वायुमंडल होता है वह गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया जाता है, पर्यावरण परिवर्तित होता है, और जो है जो हिमनद होते हैं, हिमनद क्या होता है, जब पृथ्वी हमारा जब ज़्यादा जो है गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हिमनद जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, और हिमनद पिघलने से नदियों में जो है जल का स्तर बढ़ जाएगा और इससे बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, यह एक नकारात्मक अवधारणा है और इसको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो अब जो है हमें आगे देखना है कि कौन कौन से ऐसे गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव को जन्म देती हैं। तो वह गैसें होती हैं, जिसको आप लोग एक बार फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा कि यह सूर्य है, सूर्य से जो है पैरामैग्नेटिक विकिरण और औरत विकिरण जो है यहाँ से निकला, और पैरामैग्नेटिक विकिरण जो है यह जो है ओजोन मंडल में पैरामैग्नेटिक विकिरण को अवशोषित कर लिया गया, और औरत विकिरण डायरेक्ट वायुमंडल में आया और यह पृथ्वी तक आया। लेकिन कुछ जो है औरत विकिरण जो है वायुमंडल से ही परावर्तित हो जाती हैं, जबकि कुछ जो है औरत विकिरण डायरेक्ट जो है पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं। ठीक, जबकि यह पुनः जो है जो कुछ औरत विकिरण जो है बाहर तो चली जाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित औरत विकिरण जो है यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। देखिए यहाँ से जो है औरत विकिरण यहाँ पे आई, यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसको पुनः जो है पृथ्वी के आसपास इसको वापस कर दिया। इससे क्या हुआ कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह जो है अधिक हो गया, ठीक, बढ़ गया। जैसे मान लीजिए दिन में जब सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो सूर्य के प्रकाश में जो औरत विकिरण होती हैं इससे जो है पृथ्वी गर्म हो जाता है। लेकिन जब रात में पृथ्वी ठंडी होती है तो उस कंडीशन क्या होता है, पृथ्वी से जो सूर्य द्वारा जो तापमान पृथ्वी ग्रहण करता है, तो रात में उस तापमान को पृथ्वी के द्वारा छोड़ा जाता है, जिससे पृथ्वी ठंडी होती है। लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो ऊर्जा को जो है जो तापमान को छोड़ा जाता है वह ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित करके पुनः जो है पृथ्वी के आसपास जो है उस औरत विकिरण को वापस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी ठंडी होती ही नहीं है, इसका टेम्परेचर हमेशा जो है
बढ़ाया जाता है। ठीक, तो यह जो है पृथ्वी पर उपस्थित जो जैव विविधता है इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इससे जो है बाढ़ भूकंप और सूखा इत्यादि जो है बढ़ने की आशंका अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों को जो है नियंत्रित करना अति आवश्यक है। ठीक, अब जो है इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अब हमें जो है देखना है कि कौन कौन से गैसें पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाता, हरित गृह प्रभाव से केवल इतना ही पूछा जाता है कि हरित गृह प्रभाव में कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं और उनका क्या परसेंटेज है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि पहला जो है जल वाष्प। ठीक, ये जो है जल वाष्प होता है जो सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, तो हरित गृह प्रभाव में पहला गैस है जल वाष्प है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है ओजोन, पांचवा है नाइट्रस ऑक्साइड और छठवां है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है छह ऐसे जो है हरित गृह गैसें पाई जाती हैं जो हरित गृह प्रभाव को जन्म देती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती हैं। ठीक, तो इसको जो है आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए कि जलवाष्प में जो है जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें जो गैसें पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा जलवाष्प में होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 26% होता है, और मीथेन जो है 4 से 9% होता है, ओजोन जो है 3 से 7% होता है, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 0.1 से 0.4% होता है। अब एग्जाम में जो है यही सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा कौन गैसें पाई जाती हैं। पहला सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाया जाता है, उसके बाद दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा ओजोन। ये जो है चारों का सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अधिकतर जो पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गैसें कौन है, मतलब हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा किस गैसों की मात्रा अधिक होती है, तो जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर मीथेन के, फिर ओजोन गैस के। ठीक, ये जो है हरित गृह प्रभाव से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया। अब आप लोग थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए जो है एक कांच का जो है ऊपर एक छतरी बनी है, एक कांच का छतरी है, और इस कांच में मान लीजिए सूर्य से कुछ जो है औरत विकिरण इस जो है कांच पर पड़े। ठीक, इस कांच के माध्यम से कुछ तापमान, कुछ ऊर्जा जो है इस जो है कांच के अंदर एंट्री किया। ठीक, तो सूर्य द्वारा जो औरत विकिरणें आई वह जो है इस कांच के अंदर प्रवेश की, लेकिन अब ये जो है औरत किरणों के द्वारा इस कांच के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक, लेकिन पुनः यह जो औरत किरणें इस कांच के अंदर आई है या पुनः जो है वापस नहीं जाती हैं। ठीक, इस सूर्य के द्वारा जो भी औरत विकिरणें इस कांच के अंदर आई हैं, तो यह जो है दोबारा जो है इस कांच से बाहर या औरत विकिरण नहीं जाती हैं। ठीक, तो यह जो है सौर विकिरण जो इसके अंदर आया है वह इसके बाहर नहीं जा पाती है। तो क्या होता है कारण इसके जो फलस्वरूप क्या होता है, इसके अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो कांच जो होता है, कांच का छतरी जो है इसके अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक, तो इसी टेम्परेचर जो बढ़ा है, और ये जो टेम्परेचर जो बढ़ा है इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसी सेम कंडीशन जो है इस पृथ्वी और वायुमंडल और सूर्य में भी देखने को मिलता है। आप लोगों को हम समझाने की कोशिश किए हैं कि जिस प्रकार से एक कांच की छतरी के अंदर जो है सौर विकिरण प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन वह वापस पुनः नहीं जाता, निकलता। इससे क्या होता है, उस कांच की छतरी में टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, यानी टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाता है उसमें। ठीक, तो ये जो है आज की क्लास हमारा था हरित गृह प्रभाव, और हरित गृह प्रभाव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह जो है पहला इंपॉर्टेंट है कि इस हरित गृह प्रभाव के कॉन्सेप्ट को कौन दिया और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम पर्यावरण के अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।